अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, पाकिस्तान के सबसे सीनियर सियासतदान नवाज शरीफ साहब, असल मुकदमा जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जिनका है वो है नवाज शरीफ साहब, जो मुतासरीन में शामिल हैं, जिन्होंने सबसे पहले उन्हें ललकारा, उनका नाम लिया, जिसके बाद ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया कि ये दो किरदार हैं जो उनकी हुकूमत को गिराने में पेश थे। उसके बाद लंदन से जब पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने आना था तो तब भी उन्होंने उनका नाम लिया। फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने आज समा न्यूज़ के ही प्रोग्राम में बैठे हुए मेरे सवाल में अबसार आलम साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब नाम लिए गए थे तो तब उन्हें पैगाम आया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपने उनका नाम लेना है तो लें। सो ये इस तरह से इनडायरेक्टली कन्वर्सेशन रिपोर्ट की गई है। नवाज शरीफ साहब जब से मुल्क वापस आए हैं, वो 2/3 मेजॉरिटी चाहते थे, नहीं मिली। वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, नहीं बने। उसके बाद से वो चुप करके बैठे रहे। हम आपसे पूछते रहे कि क्या वजह है, आपने उसकी वजूहात भी बयान की। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद हमें ऐसे लगता था कि नून लीग अपने बयानिए में जान डालेगी कि देखा जो हमारे साथ हुआ, फिर आखिरकार वो अपने कैफरे किरदार को पहुँचे। आज जब नून लीग की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया कि 2 बजे के करीब नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो सबको यही लगा कि जनरल फैज़ के हवाले से वो कुछ इंकशाफात करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते थे मेरे सीने में कुछ राज हैं, मैं वक्त आने पर बताऊँगा। शायद वो वक्त आ गया, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आए, एक तो ताख़ीर से आए, उसके बाद उन्होंने वही मामूल के मुताबिक कि मुझे क्यों निकाला, और 2017 में हालात बहुत अच्छे थे, बेहतर थे, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई के हवाले से या जो भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन नाम नहीं आया उनकी ज़ुबान पे जनरल फैज़ का। नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? अरे तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? मेरी तो उनसे मुलाकात हुए मेरा ख्याल है 3 महीने हो गए। आपका हैशटैग है मुझे क्यों पूछ रही हो, इसलिए कि आप एनालिसिस दें। नहीं, मैं एनालिसिस देता हूँ, मगर मतलब इतना डायरेक्ट आपने मुझे कह दी, वो चुप क्यों है? वो क्या सोच रहे हैं ना, देखें आप मुझे बताएं। हाँ। वो पहले गुफ्तगू करते थे, जब आपकी मुलाकात हुई होगी तब बात करते होंगे सियासत के हवाले से, जनरल फैज़ के हवाले से भी शायद आपका कभी जिक्र आया? नहीं, आप मेरा ख्याल है ये स्पेकुलेशन की तरफ मत जाओ। हाँ, ये होता होगा, वो होता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुछ बातें होती भी थी, कुछ नहीं भी होती थी। हाँ। तो चलें, अब मैं कोशिश करता हूँ आपके जवाब देने की विदाउट रेफरेंस टू कि उन्होंने मुझे क्या कहा या ना कहा। अच्छा, वो रहने दें। अच्छा। मैं अपनी सोच उनके बारे में, तो मेरी सोच, देखिए आपने आज शुरू में ही 2-3 बातें कर दी ना। एक तो आपने इरफान सिद्दीकी साहब का हवाला दिया कि उन्होंने कहा जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बारे में कि जब मियाँ साहब ने तनकीद की थी तो जनरल बाजवा ने फ़ोन करके कहा कि मेरा नाम मत लें। हाँ। ये सब चीज़ों के पीछे वही है। अच्छा, अब तो क्या ये सही है या गलत है? दूसरी बात ये है कि क्या जनरल फैज़ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में थे थ्रू आउट, जब भी वो जेलों में भी थे या नहीं थे? क्या इमरान खान फुली ऑन बोर्ड था जो पॉलिसीज़ जनरल फैज़ और जनरल बाजवा फॉलो कर रहे थे? अच्छा, इमरान खान का भी तो बड़ा कंप्लेंट है ना कि ये मुझे तो कुछ एक बात करते थे और उधर इन्होंने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी खोली हुई थी। वो गालिबन जनरल फैज़ की बात नहीं करते थे, वो जनरल बाजवा की बात करते थे। जी जी। चलो, मैं आज आपको कुछ अंदरूनी हकीकत बताता हूँ क्या थी। इसके अलावा भी कोई अंदरूनी हकीकत? हाँ, इसके अलावा भी है। पहली बात तो ये है कि आमतौर पे कांटेक्ट जो इस्टेब्लिश होता है बिटवीन आर्मी चीफ और किसी के साथ भी, सिविलियन के साथ, वो या तो अपने किसी फ़ौजी अफसर के ज़रिए होता है जिसमें आर्मी चीफ या DGI एतमाद रखते हैं, उनको कहते हैं आप रब्ता करें। अच्छा। और या फिर कोई ऐसे सियासतदान के साथ रब्ता होता है जो कि उनके करीब होता है, जानता है उनको, आना जाना है, तल्लुकात रहे हैं पहले जिनको बरकरार ज़ाती तौर पे, और उनके ज़रिए पैगाम दिए जाते हैं और लाए जाते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है तो सिर्फ एक शख्स के ज़रिए नहीं पैगाम आते जाते रहे। अच्छा। एक हमेशा 2-3 लोग होते हैं। एक ये कहता है कि जी मैं फ़लाने के बड़ा करीब हूँ और कोई रिश्तेदारियाँ वगैरह
बताता है कि मेरी ये रिश्तेदारी है, मेरी वो रिश्तेदारी है, मैं पैगाम ला सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो सियासी तौर पे ऑफ़र करते हैं कि मेरे पास ऐसी सलाहियत है कि मैं रीच आउट कर सकता हूँ, पैगाम दे सकता हूँ। अच्छा। तो ये पैगाम लाने वाले जाने वाले मिल जाते हैं। अच्छा, अब नून लीग के अंदर एक साहब हैं जिन्होंने तो काफ़ी खुले आम बात ये कही थी कि वो जनरल बाजवा के साथ उनके तल्लुकात थे। वो थे ज़ुबैर साहब, आपको याद होगा, गवर्नर साहब, गवर्नर सिंध, जब गवर्नर सिंध थे, और उसके बाद भी वो काफ़ी रायविंड आते जाते थे। और उनका ये कहना था कि उनकी मुलाकातें होती रही जनरल बाजवा के साथ। ठीक, उन्होंने जनरल फैज़ की बात कभी नहीं की थी, जनरल बाजवा की बात ही करते थे जी। इस तरीके के साथ मुझे खुद मेरा ज़ाती इल्म है कि लाहौर में जो स्टेशन कमांडर था ISI के, वो तब्दील होते रहते हैं, मगर जो भी थे जो वो शहबाज शरीफ के साथ जेल में भी राब्ते में थे। अच्छा। और उसके बाद भी जब वो तब्दील हो गए और कोई नया स्टेशन कमांडर आ गया तो वो भी राब्ते में रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ जी। और फिर मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए भी राब्ते इस्टेब्लिश किए गए थे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब स्टेशन कमांडर्स के काफ़ी करीब रहे हैं। जो भी यहाँ स्टेशन कमांडर आता था, मोहसिन नकवी साहब उनके करीब होते थे। तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी इसीलिए एक आगे जाके एक सियासी रोल अदा किया और ये जो सारा अलायंस था इसको स्ट्रेच अप किया। जब बाजवा साहब की पॉलिसी या फैज़ की पॉलिसी तब्दील हुई या होने जा रही थी, तो इसीलिए मोहसिन नकवी साहब को बहुत उसका इनाम भी मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि आना जाना रहा। मियाँ साहब के साथ भी इनके अलावा भी कुछ लोग थे जिनके तल्लुकात थे बाजवा साहब के साथ या बाजवा साहब के फादर इन लॉ के साथ। उनमें खुद लोग कहते हैं कि हमारे थे मलिक अहमद खान साहब, जो इस वक्त स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के। उन्होंने खुद तस्लीम किया जी मैंने रोल भी अदा किया है और मैं बड़ा करीब था जनरल बाजवा के जी। और जब वो एक्सटेंशन नहीं चाहते थे, वो बहुत सी बातें की उन्होंने, तो जाहिर है वो भी एक आते जाते थे जी। लंदन में आते जाते थे और इधर भी ज़ुबैर आते जाते थे मरियम को मिलने रायविंड में। तो बात तो चल रही थी, कुछ ना कुछ तो चल रहा था इधर से या उधर से। तो इसीलिए खान साहब भी थोड़े परेशान थे कि यार एक ही गल है, मुझे तो यहाँ ये बात हो रही है और वहाँ राब्ते खुले में। और बाय द वे राब्ते सिर्फ क्योंकि स्टेशन कमांडर जो होते हैं वो DG ISI को या DGC को रिपोर्ट करते हैं, फिर वो आगे DG ISI को करते हैं कभी कभी। और उस वक्त एक स्टेज पे जनरल फैज़ जो थे वो DGC थे, फिर उसके बाद वो प्रमोट हुए टू DG ISI। तो जनरल फैज़ के राब्ते रहे हैं विद मुस्लिम लीग। अच्छा। इसीलिए आज हामिद मीर साहब मैंने सुना है उन्होंने कहा है कि फैज़ का ये कहना है कि मैंने तो इनके लिए ये किया वो किया, मैंने तो नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया और फिर देखो इन्होंने मेरा नाम ले लिया और ये किया। ऐसी है ना। अच्छा, अब बात ये है कि इमरान खान ने भी तो ये कहा था ना, याद होगा आपको, कि ये देखो जी ये प्लेटलेट्स का ड्रामा सारा हुआ और वो कहते थे हमें बेवकूफ़ बनाया गया। तो बेवकूफ़ किसने बनाया? हाँ। मतलब है कि नून लीग ने तो नहीं बनाया ना, हाँ। किसी और ने बनाया था ना। हाँ। जाहिर है जिन्होंने ग्रीन लाइट देनी थी कि निकालो इनको यहाँ से, तो उन्होंने बनाया ना बेवकूफ़। और वही बैठे होते थे, हर रोज़ तस्वीर आती थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के लॉन के पीछे 3 कुर्सियाँ, एक में मियाँ साहब, एक में इमरान खान बैठे हुए हैं, इस तरफ बाजवा साहब बैठे हुए हैं, इस तरफ फैज़ साहब बैठे हुए हैं। और फैज़ साहब ने अपना ग्रे सूट पहना हुआ और पिंक टाई पहनी हुई, जो कि वो बड़ा पसंद करते थे। ग्रेट कॉम्बिनेशन, इज़ अ नाइस ड्रेसर। कुछ आपका भी वैसा ही है। अच्छा, नहीं मैंने भी उनकी ड्रेस सेंस को तारीफ की थी। अच्छा, इज़ क्वाइट नेटली ड्रेस्ड। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सियासत में चलती हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि जो इरफान सदीकी साहब ने कहा है उसमें वज़न है। अच्छा, ठीक। दूसरी बात ये है कि एक स्टेज ऐसी आई थी जबकि जनरल फैज़ को शंट कर दिया था फ्रॉम ISI टू पेशावर। तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि अभी ये खुडे लाइन चले गए हैं जी। आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था। अब वो फारग हो गया, खुडे लाइन चले गए। पता ये चला कि वो बिल्कुल खुडे लाइन नहीं गए थे। वहाँ भी जब थे तो वो बहुत कुछ कर रहे थे और उसके बाद भी जब रिटायर भी हो गए तो आज ये पता चल रहा है कि वो बहुत कुछ कर रहे थे। यही है ना जी।
तो खुडे लाइन तो वो नहीं लगे। हाँ। अगर लगे भी थे तो उन्होंने खुडे लाइन को मेन लाइन बना दिया। काबिलियत। अच्छा, तो अब बात यह है कि दिस इज द वे इट्स बीन। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ एक सफ़े पे थे। वो कौन सा सफ़ा था और कहाँ आपस में इनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। दे वर ऑन द सेम पेज ऑन 2 इश्यूज। ओके। एक ही इशू था कि इमरान खान को लाना है और चलाना है, और इन दोनों को निकालना है और इनको फारग करना है। वो तो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एजेंडा था कि इमरान खान को उस सिर्फ ये आगे भी चलाना है, ये एक इलेक्शन जिता के 10 साल का प्लान, फिर 10 साल का प्लान, सदारती निज़ाम। उसके अंदर जो दूसरा प्लान था, इसी के प्लान के अंदर इमरान को चलाना है, अच्छा। लाना और चलाने के अंदर ये था कि एक एक्सटेंशन बाजवा साहब को मिलेगी, अच्छा, जिसकी वजह से फिर जनरल फैज़ की सीनियर दौरान बन जाएगी, तो उसके बाद फिर जनरल फैज़ की को आर्मी चीफ बनेंगे। और वो 6 साल कम से कम वो रहेंगे। ठीक है। तो 6 साल इसमें से खान साहब के 10 साल बन जाते हैं। तो ये 2 चीज़ों पे इत्तेफाक था। हाँ। अच्छा, अब कहाँ आके इत्तेफाक थोड़ा सा हिल गया। हिला यहाँ के जब बाजवा साहब ने ये कहा कि अब मुझे फैज़ साहब को कोर देनी है जी। और उस वक़्त जनरल बाजवा को ऐसे लग रहा था कि कुछ बातें जनरल फैज़ ऐसी कर रहे हैं कि उनको भी पता नहीं चलता वो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, अपने उन पे कर रहे हैं। और उनके ऊपर भी प्रेशर था फ्रॉम विद इन दी आर्मी कि जनरल इनको अब ISI से हटाया जाए। अच्छा। और किसी और को लगाया जाए। और ये एक तकाजा भी होता है, यू कांट स्टे इन वन प्लेस फॉर सो लॉन्ग। जी जी। और उनका ये था कि इनको कोर देनी है ताकि वो आगे मामला तय हो जाए कि ये बनेंगे आर्मी चीफ। अच्छा। उस वक़्त एक ऐसी चीज़ हुई जिसके साथ मैं समझता हूँ जनरल बाजवा और फ़ौज के अंदर थोड़ी सी बेचैनी हुई। वो थी एक प्रपोज़ल जो इमरान खान ने दी जनरल फैज़ के कहने के ऊपर। वो ये प्रपोज़ल थी कि ISI अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। अच्छा। कि उसकी एक सेपरेट, और उसका डायरेक्टरेट भी सेपरेट है। अच्छा। तो उसको भी एक कोर की हैसियत दे दी जाए। हाँ, याद है आपको? यस यस यस, इससे तो बाजवा साहब बहुत नाराज हुए। और वो प्रपोज़ल फिर कोर कमांडर मीटिंग में आई, किसी से करवाई गई कि जी आप ये, और उसमें फिर काफ़ी ऑब्जेक्शन हुआ वहाँ उस मीटिंग के अंदर, और जनरल फैज़ को पुश बैक मिली वहाँ। अच्छा। क्योंकि देखिए, जो कोर कमांडर की मीटिंग होती है उसमें ISI चीफ को बाय इनविटेशन बुलाया जाता है। अच्छा। वो नेचुरली ही डजंट सिट इन देयर। ओके। उनको बुलाया जाता है फॉर ब्रीफिंग। ओके। कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि ISI चीफ भी बैठा हो, मगर आम तौर पे ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, बट उनको बुलाया जाता है फॉर ब्रीफिंग पर्पसेस। ओके। तो ये जब ब्रीफिंग हुई ऑन दिस के जी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने हज़ारों लोग हैं, एक डिवीज़न जितने लोग हैं ISI के अंदर, इधर भी है उधर भी है इधर भी है, तो इसको भी एक कोर दे दी जाए। उसका मकसद सिर्फ एक था कि इनको कोर हेडक्वार्टर्स ना जाना पड़े, यहीं बैठे रहें जब तक बाजवा साहब फारग नहीं होते और ये आर्मी चीफ नहीं बनते। हाँ, नहीं तो बीच में कुछ स्लिप अप ना हो जाए। yes, ठीक। हाँ। तो दिस वाज द पर्पस ऑफ दैट। वो खान साहब के जरिए इन्होंने मूव करवाया, वो शूट डाउन हो गया। उस वक्त बाजवा साहब शकी हो गए कि यार ये कुछ और ही तो गड़बड़ तो नहीं हो रही कोई। फिर ये भी मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है 1-2 ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए जहाँ शायद मेरा ख्याल बाजवा साहब की नॉलेज में भी आए कि कुछ राब्ते बनाए गए बिटवीन जनरल फैज़ एंड नवाज शरीफ साहब और मरियम थ्रू सम पीपल कि जी बात करें। तो आगे से शायद जवाब ये मिला कि हाँ ठीक है, बात करने के लिए तैयार है, चीफ से बात करेंगे, तुमसे नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, वो कोई अपने लिए रास्ता तलाश करना चाहते थे, वो अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, जो कि अब नज़र आ रहा है कि वो हमेशा अश्योर करना चाह रहे थे कि मुझे चीफ बनाएं और मैं ये करूँगा आपके लिए ये करूँगा। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा ना कि वो मिन्नतें, वो जब बात आगे बढ़ी तो जब जवाब ये आया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं मगर चीफ से बात करेंगे। ओके। तो आपसे क्या बात करनी है? तो वो फिर कैंसिल करनी पड़ी वो मीटिंग्स, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात चीफ तक जाए, वो अलग अपनी ग्रिड खोलना चाह रहे थे।